हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। ये 2020-50-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक लिस्ट आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो और आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपकी पूरी टॉपिक लिस्ट है। जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर ये कवर किए गए हैं। अब इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग जुडिशल रिफॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर 4 है ये, जुडिशल रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। जब इंडिया में प्री कॉलोनियल टाइम्स में, जब मुग़ल एरा था, इवन मुग़ल एरा से भी पहले का सिस्टम था, उस टाइम पर कोई भी ऐसा जुडिशल सिस्टम था ही नहीं। ना ही उन्होंने कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए, ना ही कोई लॉ कोर्ट्स का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, तो एक सीरीज़ है ना, उसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट एक लेवल ऑफ कोर्ट्स है। यहाँ पर क्या था कि पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट्स था कि भाई इतना एरिया है, इस एरिया में इतने पॉपुलेशन में एक कोर्ट होना चाहिए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट जो है वो था ही नहीं एरिया के हिसाब से। अब जितनी भी लिटिगेशन आती थी या कोई भी केसेस आता था, तो ये सोचने की बात है वो कैसे सॉल्व होती थी। तो हिंदूज़ के जितने भी लिटिगेशन आते थे, तो वो तो जितने भी कास्ट, उस पर्टिकुलर कास्ट के एल्डर्स होते थे, या विलेज पंचायत होती थी, या ज़मींदार होते थे, वही लोग ये लोग सॉल्व कर लेते थे। ठीक है। अब मुस्लिम्स के लिए एक जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूनिट था जो कि था काजीज़। तो ये एक ऑफिस था जो कि रिलीजियस पर्सन्स के द्वारा चलाया जाता था, और ये प्रोविंशियल कैपिटल्स में या टाउन्स में, कस्बा, जो कि बड़े बड़े विलेजेस को कहते हैं कस्बा, तो यहाँ पर लोकेटेड थे। तो ये जो रिलीजियस पर्सन थे वो चलाते थे। तो मुस्लिम्स के लिए ये हो गया था सिस्टम। अब जितना भी अगर आप देखो कि जस्टिस कैसे प्रोवाइड होता था उनको, तो वो राजा और बादशाह जितने भी थे उनकी बदौलत जस्टिस चलता था। तो राजा और बादशाह को फाउंटेन हेड कहा जाता था जस्टिस का। तो जस्टिस अगर आपको चाहिए, उनके पास जाना पड़ेगा। तो अब कॉमन लॉ सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो जुडिशल रिफॉर्म्स बेसिकली 1726 में स्टार्ट हुए थे बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पर एक मेयर्स कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये इस्टेब्लिश कर दिया था। तो जितना भी रिकॉर्डेड जुडिशल प्रेसिडेंट्स होते थे, तो एक कॉमन लॉ सिस्टम यहाँ पर आके बन गया था। एक कॉमन लॉ सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ से, कि एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह ये आए थे और एक रूलिंग पावर बन गए थे। तो जैसे ही रूलिंग पावर बने थे, अब रूल करने के लिए आपको जस्टिस की भी ज़रूरत है। तो इसी वजह से जुडिशियल सिस्टम में नए एलिमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और यही न्यू एलिमेंट्स ने मुग़ल का जो लीगल सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया था पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब वॉरेन हेस्टिंग। तो हम ये क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे। 3 लोगों के बारे में हम मेनली यहाँ पर देखेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि जब भी आप किसी भी ऐसे इन लोगों के बारे में पढ़ते हो ना, वॉरेन हेस्टिंग हो गए, फिर कॉर्नवालिस आएंगे, फिर विलियम बेंटिक आएंगे, तो इन लोगों के बारे में आप पढ़ते हो, आपको ये देखना पड़ेगा किस टाइप के लोग थे, मतलब कि किस हिसाब की चीज़ें ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बंदा अच्छा है, ये बुरा है, या ये बंदे ने इस टाइप के रिफॉर्म्स किए हैं, इसकी थिंकिंग ऐसी थी। ऐसे आप याद रखोगे, आपको लोग याद रह जाएंगे। तो आपको लोग याद रखने हैं, वो ईजियर है याद रखना। अगर आप ऐसे ही रट्टे मारोगे उसमें, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें। अब वॉरेन हेस्टिंग जो थे, ये इनका आप लगा लो कि 1772 से 1785 में आए थे। तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए आए हैं। फिर हम सेकंड बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैंने आपको बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स में उसने डील किया था कि पावर्स जो है डिवाइड कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे ताकि आसानी हो जाए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। फिर तीसरे बंदे की बात की थी हमने, विलियम बेंटिक का, जिसका तो थिंकिंग वही था कि सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर कर दो, एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर दे दो। तो मेनली हम लोग इन 3 लोगों के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ना इसका समझा देती हूँ ताकि अब आपको ईजी समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर अब 2 तरीके की अदालत के सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। तो एक तो था आपका सिविल केसेस जितने भी आते थे, तो सिविल डिस्प्यूट देखने के लिए, और दूसरा था आपका क्रिमिनल डिस्प्यूट्स देखने के लिए। ठीक है। तो ये 2 तरीके की, एक सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट को हम कहते थे डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत।
ठीक है। क्रिमिनल डिस्प्यूट्स जो हैंडल करती थी, क्रिमिनल कोर्ट को हम कहते थे डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। ठीक है, यहाँ पर आप ये डिस्प्यूट डिलीट करके यहाँ पर कोर्ट ही आप मानो। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थी। अब ये तो थे दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब इनका जो सुप्रीम कोर्ट आ गया, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक हायर कोर्ट जो आ जाता है इनके ऊपर, कि अगर अपील करनी हो, इन केस ऑफ आपको यहाँ का डिसीजन पसंद नहीं आया डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में, तो आप अपील के लिए कहाँ जाओगे? एक बड़े लेवल पे जाओगे। तो अपील आप यहाँ पर सिविल कोर्ट में आप अपील कर सकते थे, सदर दीवानी अदालत। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर क्रिमिनल केसेस के लिए अपील करना है तो आप जाओगे सदर निजामत अदालत। ये बहुत ही सिस्टमैटिक, अब आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से चल रहा है। तो ये सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का ये सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत को डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश कर दिया गया कि वो सिविल डिस्प्यूट्स को ट्राई करेंगी। ठीक है, और ये अदालत जो है वो एक कलेक्टर के अंडर प्लेस कर दी गई थी कि कलेक्टर जो है वो देखेगा इन अदालत को, और हिंदू लॉ जो है वो हिंदूज़ के लिए एप्लीकेबल हो गया था और मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल हो गया था। अब किसी को भी डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में अपील करनी हो तो वो कहाँ जाएगा? सदर दीवानी अदालत के पास। ठीक है, अब सदर दीवानी अदालत काम करती थी एक प्रेसिडेंट के अंदर और 2 मेंबर्स ऑफ सुप्रीम काउंसिल। ठीक है, ये हो गया आपका सिविल का। अब क्रिमिनल की अगर हम बात करें, क्रिमिनल में यही है कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो है वो इसीलिए सेटअप की गई थी ताकि क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को ट्राई कर सकें, जितना भी ट्रायल होता था यहाँ पर। और ये इंडियन ऑफिसर के अंडर प्लेस की जाती थी जिनको काजी और मुफ्ती असिस्ट करते थे। ठीक है, ये अदालत जो है वो जनरल सुपरविजन है कलेक्टर का, वो उनके अंडर थी। ये मुस्लिम लॉ जो है वो फौजदारी अदालत में भी एडमिनिस्टर किया जाता था। अब अगर आपको मान लो कैपिटल पनिशमेंट का अप्रूवल लेना है या आपको एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए आपको बड़े कोर्ट में जाना पड़ता था। बड़ा कोर्ट कौन सा था इस टाइम पर? सदर निजामत अदालत, जहाँ पर आप अपील भी कर सकते थे। ठीक है, जो कि मुर्शिदाबाद में था। और इसको कौन हेड करता था? डिप्यूटी निज़ाम। ठीक है, जो कि एक इंडियन मुस्लिम थे, और इसको असिस्ट करते थे चीफ काजी और चीफ मुफ्ती। ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ये पढ़ोगे ना, यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ दी गई हैं जो आपको बहुत सिंपली मैंने यहाँ पर समझा दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ें आपको यही याद रखनी है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक चीज़ हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था और एट फोर्ट विलियम कैलकटा, जो कि जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे कैलकटा में और जितनी भी सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज थी उन सब का ट्रायल ये लोग कर सकते थे। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियंस का भी, यूरोपियंस का भी, सबका। और इसके पास ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की पावर भी थी। ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस था यहाँ पर। और जितने भी ज्यूरिसडिक्शन थे सुप्रीम कोर्ट के, वो बाकी कोर्ट के साथ काफ़ी बार क्लैश भी हो जाते थे। बाहर के केसेस, जितने भी एक्सटर्नल केसेस थे, वो तभी अलाउ होते थे अगर दोनों ही पार्टीज अग्री कर रही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब इनका टाइम आता है। तो नेक्स्ट पर्सन ये आ जाते हैं 1786 1793। इनका मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का इन्होंने अब रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए। अगेन जो उनकी थिंकिंग है उसी पर ही ये लोग चलेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले आके क्या किया कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स थे उनको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स कौन से हो गए? ये देख लो आप, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत क्रिमिनल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्रिमिनल कोर्ट्स इन्होंने अबॉलिश कर दिए और इनकी जगह ये ले आए थे सर्किट कोर्ट। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत इनको अबॉलिश करके लेके आए सर्किट कोर्ट्स, जहाँ जो कहाँ इस्टेब्लिश किए गए? CDMP, मतलब कि कैलकटा
ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, इन 4 जगहों पर ये सर्किट कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए। अब ये जो सर्किट कोर्ट थे इनके पास यूरोपियन जजेस थे और अपील्स के लिए भी तरीके के लिए भी ये कोर्ट्स एक्ट करते थे। मतलब कि चाहे वो सिविल केसेस हों चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों, आप यहाँ पर अपील कर सकते थे इन सर्किट कोर्ट्स में। ठीक है, और एक पहली चीज़ तो ये हो गई थी। दूसरी चीज़ आई थी सदर निज़ामत अदालत के लिए। सदर निज़ामत अदालत कहाँ है? ये है। ठीक है, दूसरी सेकंड रिफॉर्म, पहला रिफॉर्म ये था, सेकंड रिफॉर्म आया था सदर निज़ामत अदालत को कैलकाटा में शिफ्ट कर दिया गया था। कैलकाटा में शिफ्ट कर दिया गया था और इसको गवर्नर जनरल के अंडर सीधा डाल दिया गया था और जितने भी सुप्रीम काउंसिल के मेंबर्स थे उनके अंडर डाल दिया गया था। और इसको असिस्ट कौन करते थे? चीफ काजी और चीफ मुफ्ती। अगेन वही सेम चीज़ चल रही है, पहले भी चीफ काजी और चीफ मुफ्ती असिस्ट कर रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, चीफ काजी एंड चीफ मुफ्ती, यहाँ पर भी यही चल रहा था सेम। ठीक है, अब ये आपकी एक मेन चीज़ थी जो आपको यहाँ पर जाननी थी। अब दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो थी एक डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत के भी लिए, जिसको अब डिस्ट्रिक्ट या सिटी या फिर ज़िला कोर्ट कहा जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत भी आप यहीं पर ही देख लो कि ये तो क्रिमिनल केसेस वाला हो गया। अब सिविल केसेस में क्या हुआ, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिटी कोर्ट या फिर ज़िला कोर्ट कह दो आप। ठीक है, इसको डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर डाला गया, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर इसको डाल दिया गया था। और कलेक्टर की ड्यूटी अब ये थी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही देखेगा। अब कलेक्टर कोई भी मजिस्ट्रेट का काम नहीं आएगा उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, सिंपल सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर कर दिया था कि रेवेन्यू का काम जो है वो रेवेन्यू वाले देखेंगे, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले देखेंगे। तो कलेक्टर का काम यहाँ पर क्या डाल दिया था कि यहाँ पर चेंजेस आए थे, कलेक्टर का काम डाल दिया था कि आप सिर्फ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। अब से आप कोई भी मैजिस्टीरियल फंक्शन नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन वाला जो है वो था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम का और जो पिंक वाला आप देख रहे हो ये कॉर्नवालिस के टाइम का है। तो आपको सिंपल ये समझ में आ जाएगा, सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस अभी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। अब आप जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी कि क्या क्या था। तो ऑल इन ऑल अगर आप कॉर्नवालिस कोड को समझो तो उनका क्या था कि जस्टिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने क्लियरली सेपरेशन कर दिया था। फिर यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी जुरिस्डिक्शन के अंडर ये ले आए थे। नेक्स्ट चीज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अब कह दिया गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो सिविल कोर्ट्स में आंसरेबल होंगे। नेक्स्ट चीज़, जो सॉवरेनिटी ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है वो इस्टेब्लिश कर दिया था। सॉवरेनिटी ऑफ लॉ कह लो या रूल ऑफ लॉ कह लो, तो वो इस्टेब्लिश हो गया था अब यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो ये बंदा आया 1828 से लेकर 1835 तक का ये टाइम होता है। मोस्टली ये 1833 का टाइम है बट 35 आप लगा लो। तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, इस वजह से है ये। क्या होता है यहाँ पर, 4 जो सर्किट कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे, सबसे पहले तो इन्होंने यही अबॉलिश कर दिया कि भैया इतने सर्किट कोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, एक ही बंदे को पावर दे दो। अगेन मैंने आपको बताया था विलियम बेंटिक कैसा बंदा था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर पर फोकस करता था वो। कंसंट्रेशन ऑफ पावर मतलब कि कॉर्नवालिस से बिल्कुल ही उल्टा चलता था। कॉर्नवालिस क्या है, वो सेपरेट कर रहा है, विलियम बेंटिक आके वापस कंसंट्रेट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, विलियम बेंटिक ने आते ही सारी चीज़ें बदलनी शुरू कर दी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसने सबसे पहले आके एक सर्किट कोर्ट अबॉलिश कर दिए कि इतने सारे कोर्ट की क्या ज़रूरत है, आप सीधा पावर को ट्रांसफ़र कर दो डीएम को। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर सीधा सारी पावर जो है वो कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि एक कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू और सर्किट दोनों के ही सुपरविजन में काम कर रहा था। ठीक है, लैंग्वेज का सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया था कि लोकल लैंग्वेजेस को अलाउ कर दिया गया था कोर्ट्स में, और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज ने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया था। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज वगैरह आप ये सब भी यूज़ कर सकते थे। इसको मैं थोड़ा सा और आपको अगर समझाऊँ तो आपको अगेन उसी मैप से ही समझ में आएगा ये जो बनाया हुआ है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, उन्होंने पहली चीज़ ये सर्किट कोर्ट्स को हटा दिया और ये पावर ट्रांसफ़र कर दी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर कह सकते हो। ये कलेक्टर्स कमिश्नर और
कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू और सर्किट दोनों के अंडर सुपरविजन में काम कर रहे थे। ठीक है, अभी तक के लिए। और एक और चीज़ है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत का क्या हुआ। तो यहाँ पर अभी तक चल रही थी ना ये सदर निज़ामत अदालत और सदर दीवानी अदालत, जहाँ पर आप अपील करते थे। ये दोनों अदालत को, तो पॉइंट नंबर 2, ये और ये वाली अदालत, इन दोनों का आपने मर्जर सा कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये अदालत सेटअप हो गई एक इलाहाबाद में। इलाहाबाद में सेटअप हो गई एक सदर दीवानी अदालत, सदर निज़ामत अदालत के जितने भी अपर प्रोविंसेस के लोग हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए हम ये अदालत इलाहाबाद में सेटअप कर देते हैं। अभी तक पर्शियन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की जाती थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट, बट अब आप अपनी लोकल लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज चल रही है, या पर्शियन भी यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया था। अब टाइम आता है 1833 का, जब लॉ कमीशन आ जाती है, मैकॉले के अंडर आती है लॉ कमीशन। ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है ये चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बहुत फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको स्टैटिक पार्ट अभी दोबारा से रिवाइज करने की नीड है। तो एक्ट ऑफ 1833 आता है, इसमें लॉ कमीशन सेटअप की जाती है मैकॉले के अंडर, जो कि बेसिकली इंडियन लॉज के कोडिफिकेशन के ऊपर काम करता है कि हम इंडियन लॉ को कोडिफाई कर देंगे, जो कि हमारे जो रिलीजियस और पर्सनल लॉज होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए आता है। अब इससे 3 लॉज निकल के आते हैं, 3 चीज़ें निकल के आती हैं कि एक तो सिविल प्रोसीजर कोड 1859 का कोड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, फिर इंडियन पीनल कोड 1860 में ये प्रिपेयर किया जाता है, और CRPC विच इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 का, उसको ये ग्रेजुअली इवॉल्व हो जाते हैं। आफ्टर दैट 1860 का टाइम आता है। अब यहाँ से कुछ कुछ डेवलपमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि यूरोपियंस कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस क्लेम ही नहीं कर सकते, सिर्फ क्रिमिनल केसेस को छोड़ के। तो अगर कोई क्रिमिनल केसेस है तभी स्पेशल प्रिविलेजेस मिल सकती है यूरोपियंस को, अदरवाइज नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़, इंडियन ओरिजिन का कोई भी जज यूरोपियंस को ट्राई नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर यूरोपियन कोई भी केस में फंस जाता है तो उसको देखने के लिए इंडियन ओरिजिन का कोई भी जज नहीं बैठ सकता, कोई यूरोपियन जज ही आएगा उस केस में। अब 1865 में क्या डेवलपमेंट होती है कि सुप्रीम कोर्ट और जो सदर अदालत होती हैं उनको 3 कोर्ट्स में मर्ज कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत ये मर्ज हो जाती है कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट में। अब ये बिल्कुल सिंपल चीज़ हो गई थी कि 3 हाई कोर्ट बन गए यहाँ पर। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आती है 1883 की, जिसमें लॉर्ड रिपन जो है वो ट्राई करते हैं। लॉर्ड रिपन भी मैंने आपको बताया था एक अच्छा बंदा था, जिसने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स किए थे, थोड़े से मतलब कंपैरेटिवली अच्छे रिफॉर्म्स किए थे बाकियों के कंपैरिजन में। लॉर्ड रिपन ने ये जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम अबॉलिश करने का ट्राई किया था कि आप रेसिज्म के बेसिस पे ये जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि यूरोपियन ने कोई गलती कर दी तो इंडियन ओरिजिन का जज नहीं उसको ट्राई कर सकता। तो ये तो बिल्कुल रेसिज्म के बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उसने, लॉर्ड रिपन ने इंडियन जजेस को भी पावर दी थी कि आप भी यूरोपियन केसेस को ट्राई कर सकते हो, यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, बट ब्यूरोक्रेसी ने रिपन को नहीं सपोर्ट किया और उनके एफर्ट्स बिल्कुल फेल हो गए और एक मॉडिफाइड बिल पास हो गया था। उसके बाद आती है एक्ट ऑफ 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक फेडरल कोर्ट प्रोवाइड किया था, फेडरल कोर्ट जो कि 1937 में सेटअप किया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ये बन गया था। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट थे वो सब सेटल हो जाते थे, और हाई कोर्ट के अगर कुछ अपील्स हैं तो वो भी यहाँ पर सुन लिए जाते थे। अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि क्या थे। जुडिशियल रिफॉर्म्स का ड्रॉबैक क्या था? तो पहली चीज़ तो ये थी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था और बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम था, मतलब कि बहुत ही कॉस्टली सिस्टम था, तो बहुत महंगा था कि रिच जो है वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकते थे सिस्टम को। आप थोड़ा सा पैसा दो इनको, जजेस को और इन सबको, और आसानी से आपके फेवर में केस जा सकता है, तो बहुत फ़ायदा होता था। एक तो ये कॉस्टली सिस्टम, फिर गलत एविडेंस बना देना, फॉल्स एविडेंस या फिर धोखाधड़ी, ये सब का काफ़ी मतलब स्कोप था कि आप कर सकते थे, पैसे दोगे क्या नहीं हो सकता फिर, है ना। तो जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी उसके द्वारा ये मिसयूज़ किया जाता था पूरा जुडिशियल रिफॉर्म्स वाला सिस्टम। फिर जब एक ही लिटिगेशन को बहुत ज़्यादा खींच दिया जाता था
तो उसका मतलब था कि जस्टिस मिलता ही नहीं था। तो लिटिगेशंस भी बढ़ते रहे, ओवरबर्डन हो गए कोर्ट्स भी लिटिगेशन की बढ़ने की वजह से। दूसरा कि यूरोपियन जजेस जो हैं वो इंडियन के ट्रेडिशन वगैरह से वो फेमिलियर भी नहीं थे, तो वो भी एक मेजर ड्रॉबैक था कि वो कैसे तो समझें कि इंडियन का ट्रेडिशन कैसा है और कैसे डिसीजन लेंगे। तो वो भी एक मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट था इस जुडिशल रिफॉर्म्स का, और ये ड्रॉबैक्स अभी भी प्रेवलेंट हैं ही अगर आप देखो तो, क्योंकि आज भी यही सब चीज़ें होती आ रही हैं कि सिस्टम बहुत कॉस्टली है, आप पैसे देते हो, एफ्लुएंट पर्सनालिटीज़ के फेवर में चला जाता है, और पैसे देते हो, एविडेंस इधर का उधर करवा लेते हैं लोग। आज भी वही सेम चीज़ें हो रही हैं, लिटिगेशन भी आज चलते रहते हैं, जस्टिस मिलता ही नहीं है, और कोर्ट भी ओवरबर्डन हो ही जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट बस ये था कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो गया था, और जितने भी कोडिफाइड लॉज थे उन्होंने जो रिलीजियस लॉज थे पुराने रूलर्स के उसको रिप्लेस कर दिया था, तो थोड़ा तो सिस्टमैटिक चीज़ें चलने लगी थी, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी सिविल कोर्ट्स में आंसरेबल हो गए थे, और यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी जुरिस्डिक्शन में लाया गया था, जबकि क्रिमिनल केसेस में ये यूरोपियन जजेस के द्वारा ही ट्रायल कर सकते थे। तो वो एक ज़रूर चीज़ थी, बट ओवरऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये थे कि ये रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होना और सिस्टमैटिक होना स्टार्ट हो गई थी जुडिशरी। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं इस लेक्चर में जो जुडिशरी रिफॉर्म्स थे। जैसे मैं समझा रही हूँ ना आपको, उस तरीके से आप लोग समझो चीज़ों को, और इसी तरीके से याद रखो चीज़ों को, थोड़ा सा कहानी के तौर पर या पर्सन को, हर एक इंसान को समझ कर अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी बंदा भूलेगा नहीं। अब आपको पता होगा वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहा था कि भाई आके सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहा था, क्योंकि सबसे जल्दी वही बंदा आ गया था, पहले आ गया था, उसको जल्दी आने की बीमारी थी। फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद विलियम बेंटिक आया था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेपरेट की थी पावर्स, उसको आके कंसंट्रेट कर दी उसने, और सारी गुचर मुचर मचा दी थी, तो वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आप पर्सन को समझ जाओगे, उनकी थिंकिंग को, आइडियोलॉजी क्या फॉलो कर रहे थे, तो ईजियर हो जाएगा चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश डिस्कस करेंगे। ये वेबसाइट है synopsisize.in। यहाँ पर आप जाओगे 2020 एंड 50-50 सीरीज़ में आपको जो भी कोर्स डिटेल्स वगैरह चाहिए वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। और इस साल CSAT भी इंक्लूड हुआ है 2020 50-50 सीरीज़ में, तो जितने भी CSAT रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी कवर हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई खुद प्रिपेयर कर रहा है, टॉपिक लिस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगी, ओपन करके देखोगे जो भी आपको खुद से, अगर जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से टॉपिक लिस्ट देख के और प्रिपेयर कर सकते हैं। Okay, so that's all for today, and thank you for watching the lecture.